सुप्रभात मित्रों। कल मैंने एक प्रयोग के तौर पर वीडियो तैयार किया था जिसमें टीवी एंकर अंजना कश्यप और यूट्यूबर शिक्षकों के बारे में जो छिड़े विवाद पर कुछ अपने विचार प्रकट किए थे। आज इसी कड़ी में मैं शिक्षा माफिया के खिलाफ कुछ बातें रखना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि पत्रकारिता की मुख्यधारा इसको भी स्थान दे, इस पर भी अपनी खबरें प्रकाशित करे और टीवी के जितने भी पत्रकार हैं जो समाज में कुछ अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है या किसी व्यवस्था के खिलाफ कुछ करना चाहते तो उन्हें शिक्षा माफिया पर भी अपनी लेखनी चलानी चाहिए और उस पर कार्यक्रम करने चाहिए। कल ऐसा ही एक सुझाव मैंने अंजना ओम कश्यप जी के लिए भी दिया था। तो आप जब भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि पूरा परिदृश्य बड़ा भयावह है और चिंता पैदा करने वाला है। मित्रों, वैसे तो कोई सरकारी सर्वे नहीं हुआ है और इसके कोई पुष्ट आंकड़े भी नहीं हैं, लेकिन एक मीडिया घराने ने कुछ समय पहले एक सर्वे कराया था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश पर फोकस किया था और आपको जान के बहुत हैरानी होगी और ये आंकड़े जो उन्होंने जुटाए हैं बड़े चौंकाने वाले हैं कि मिडिल और प्राइमरी स्कूलों की जो बात मैंने कल की थी कि उत्तर प्रदेश में करीब 74,000 स्कूल ऐसे हैं जो मिडिल और प्राइमरी के स्तर पर चलाए जा रहे हैं। इनमें से 50,000 स्कूल नेताओं के हैं और ये नेता हर पार्टी के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। इसमें से कांग्रेसी भी हैं, इसमें सपाई भी हैं, इसमें भाजपा के लोग हैं। और आप सोच सकते हैं कि अगर 74,000 स्कूल में 50,000 नेताओं के होंगे तो स्वाभाविक है कि अगर निजी स्कूल अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं, मनमानी फीस हर साल बढ़ा रहे हैं और हर साल यूनिफॉर्म पे, विकास के नाम पे और अन्य कई मदों में जो पैसे वसूल रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस व्यवस्था को ख़राब करने में हमारे राजनेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरीके से करीब 30,000 12वीं तक के विद्यालय हैं और इनके भी जो अखबार के हिसाब से, उस मीडिया घराने के हिसाब से जो आंकड़े आए हैं वो इनमें से 60% नेताओं के हैं। और जाहिर सी बात है कि इसमें भी कोई पार्टी विशेष के नेता नहीं है, सभी पार्टियों के नेताओं के मालिकाना हक के ये स्कूल हैं। और उसमें से 60%, 30,000 में से 60% आप सोच लें कि 30,000 स्कूलों में से करीब 18,000 के लगभग नेताओं के 12वीं तक के स्कूल चल रहे हैं। तो ये सब पढ़ाई को एक व्यवसाय, कारोबार और एक धंधा बनाने में तुले हुए हैं। तो इन शिक्षा माफियाओं में आप नेताओं की गिनती क्यों ना करें। जब हम शिक्षा माफिया की बात करते हैं तो आप समझ लें कि इससे राजनेता सीधा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जिनमें नेता अगर मालिकाना हक नहीं है तो ट्रस्टी के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो आप समझ लें कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने का जो जिम्मा है वो हमारे नेताओं का कितना बड़ा उसमें योगदान है। अगर कोई पत्रकार या मीडिया घराना हिम्मत जुटा के इस पर अपनी कोई सर्वे रिपोर्ट बनाए और उसे जारी करे और सार्वजनिक करे
तो देखें, ये मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मित्रों। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि जो मैंने आंकड़े आपके सामने पेश किए हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, और पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति है। और नेताओं के स्वामित्व का वही हाल है कि पूरे देश भर में जितने भी शिक्षा संस्थान या शैक्षिक इदारे चल रहे हैं कि उनमें से 50% से ज़्यादा, लगभग 60% मान लें कि वो नेताओं के हैं, और ये शुद्ध रूप से कारोबार के लिए बनाए गए हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही धंधा कर रहे हैं जैसे कोई अन्य जो है कोई व्यवसायी करता है। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हमें मिले हैं, जिनमें से तकरीबन 31 विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय, इनमें से भी आधे से ज़्यादा नेताओं के हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इनमें भाजपा के भी हैं, सपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। और उत्तराखंड के जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं देखता हूँ तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे शैक्षिक संस्थान हैं जो कहीं न कहीं नेताओं से जुड़े हुए हैं। तो जब शिक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं, उसमें सुधारों की बात करते हैं, उसे पटरी पर लाने की बात करते हैं, तो मित्रों हम जब तक समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक उसके मूल कारणों की ओर उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हम इसका इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। इसकी वजह क्या है कि आखिर वजह क्या है कि नेता इस धंधे में कूद पड़े और उनको ये बहुत ही प्रॉफिटेबल लगा। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि एक तो शिक्षा प्रसार के नाम पे, शिक्षा व्यवस्था में, समाज में योगदान के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए सरकारें ज़मीन बहुत कौड़ियों के भाव दे देती हैं। कहीं 1 रुपये में पट्टा है 99 साल का, कहीं 100 रुपये में है। तो आप ये समझ लें, समाज सेवा के नाम पर ये समाज को किस तरीके से आर्थिक रूप से चूना ये लोग लगा रहे हैं। इसका ऑडिट होना चाहिए और ये सच्चाई सामने आनी चाहिए कि पूरे देश भर में कितने शैक्षिक संस्थान नेताओं से जुड़े हुए हैं और कितने शैक्षिक संस्थानों में ये बतौर ट्रस्टी या बतौर प्रशासक ये जुड़े हुए हैं। तो एक हकीकत सामने आएगी और तभी हम शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार करने की बात सोच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मगरमच्छ की पकड़ जैसे नेताओं ने शिक्षा इदारों को जो अपनी गिरफ्त में ले रखा है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इनसे निजात पाना या इनसे छुटकारा पाना इतना आसान है? तो शायद नहीं। इसका जवाब लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि जब आप भी उसी सड़ी गली व्यवस्था का या जो भ्रष्ट सिस्टम है उसी का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप उसे सुधार नहीं सकते। जब आपके साथ भी जुड़ाव इतना हो, आपका मालिकाना हक हो किसी व्यवस्था को लेके, और जब आपके आर्थिक स्वार्थ या निहित स्वार्थ उससे जुड़े हों, तो जब ये नेता जब शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का या शिक्षा माफिया के खिलाफ कोई जब जंग लड़ने की बात करते हैं, तो उनके बयान सोचिए कितने भोथरे होंगे जब आप खुद उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, जब आप खुद शिक्षा माफिया या शिक्षा जो के नाम पे जो गिरोह या गोलबंदी हुई है, जब आप उसी की हिस्सेदारी करते हैं, तो आप क्या उससे लड़ पाएंगे और उससे आम जनता को निजात दिला पाएंगे? तो ये संभव नहीं है। आप सरकारी व्यवस्थाएं देखें कि जितने भी विकसित देश हैं मित्रों, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो विकास की दौड़ में इसलिए आगे हैं कि वहाँ प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं, दो महकमे ऐसे हैं
जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ना के बराबर है। और यही किसी देश का या किसी मुल्क के विकास का पैमाना भी तय करते हैं। वो दो इदारे ऐसे हैं, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तकरीबन सभी बड़े विकसित देशों में शिक्षा व्यवस्था सरकार के हाथ में है और मुफ्त है। कोई पढ़ना चाहता है तो उसको हर तरीके की सरकार सहूलियतें देती है, और फीस बिल्कुल या तो नहीं है या नहीं के बराबर है। और यही हाल जो है स्वास्थ्य विभाग का है। तो अभी फ़िलहाल मेरा फोकस इस एपिसोड में शिक्षा व्यवस्था पर है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से पटरी से उतरी हुई है, कि जब तक इन नेताओं का मालिकाना हक शैक्षिक इदारों पर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, विद्यालयों पर रहेगा, तब तक हम किसी भी सुधार की अगर कल्पना करें तो वो बेमानी होगी। अब इसका क्या कोई समाधान है? क्या कोई उपाय है जिससे इस समस्या से निजात पाई जा सके? तो निजात पाने के लिए तो हर समस्या से निजात पाई जा सकती है अगर आप दृढ़ संकल्पित हों। और दृढ़ संकल्प तब आएगा जब आपके मन में है कि कोई एक्शन लेने की या जो है कार्रवाई करने की कोई तीव्र इच्छा हो, या इच्छा शक्ति हो, प्रबल इच्छा शक्ति हो, या आपके स्वार्थ न जुड़े हों। तो कोई नेता तो इसके खिलाफ मोर्चा लेने से तो मुझको नहीं लगता कोई आगे आएगा। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा नेतृत्व, कोई ऐसा नेता जिसके पास बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति हो और जो शिक्षा माफिया को कुचलने का जज्बा और मादा रखता हो, और उसके दिमाग में कोई जुनून हो कि हम उसके खिलाफ जंग छेड़ें। तो ये हो सकता है मित्रों, एक झटके में आप देखिए कि इंदिरा जी के दौर की मैं याद दिलाऊं तो उन्होंने एक झटके में बहुत सारे निजी बैंक इस देश में चल रहे थे, उन्होंने उसका सरकारीकरण कर दिया था। एक आदेश से ये सारे इदारे सरकारी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये 1 रुपये, 99 रुपये और 100 रुपये की लीज पर हजारों हजारों एकड़ में ये बने हुए हैं। तो सरकार अगर चाहे तो बिल्कुल इन माफियाओं पर लगाम लगा सकती है और इनकी दादागिरी से आम जनता को निजात दिला सकती है। लेकिन शायद हमें उस दिन का इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ मित्रों एक और बात कह दूं कि अभी अप्रैल मई का महीना बीता है और स्कूल में ख़ासतौर पर स्कूली शिक्षा दिलाने वाले जो जितने परिजन हैं, सब के सब निजी विद्यालयों के शिकार हुए हैं। और हर साल उनमें फ़ीस बढ़ा दी जाती है और बहुत सारे ऐसे स्कूल और विद्यालय ऐसे हैं जिनमें हर साल यूनिफॉर्म बदल दिया जाता है और किताबें बदल दी जाती हैं, और अनाप शनाप इसको कहते हैं कि अनगिनत किताबें कोर्स के नाम पर लगा दी जाती हैं। जाहिर सी बात है कि इनमें कमीशन का चक्कर होता है। ये किताबें, स्टेशनरी का सामान और यहाँ तक कि बैग, ये सब कुछ स्कूल की ही दुकान से मिलता है या स्कूल द्वारा जो निर्धारित दुकान से ही मिलता है। और इसको शायद आप बाहर ढूंढें अगर निकलें तो वो किताबें, वो सिलेबस, वो बैग, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो